Hello everyone, I am Kitpal Singh, PGT Computer Science, KV Pangana. Today we'll start a new topic for class 12th Computer Science, idea of algorithmic efficiency. In class 11th we have studied about algorithms. Now in class 12th we will learn how efficient is an algorithm and how we can make an algorithm to work efficiently. So let us start the topic. The various learning outcomes of this chapter, what we will learn, we will able to define an algorithm, factors affecting efficiency of algorithm. किसी एल्गोरिदम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे उसके एफिशिएंसी पे, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, एस्टिमेटिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, किसी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी को हम कैसे माप सकते हैं, क्या उसके फीचर्स रहेंगे, क्या कम्प्लेक्सिटी रहेगी एल्गोरिदम की, बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, किसी एल्गोरिदम का बेस्ट केस, एवरेज केस या वर्स्ट केस क्या होता है, ये सब हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे. Let us see what is an algorithm. An algorithm is a method or procedure for accomplishing a specific task and can be programmed on computer. तो एल्गोरिदम एक तरीका है या विधि है जिससे कि हम किसी भी टास्क को, किसी भी कार्य को कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम के थ्रू बना सकते हैं, उसका प्रोग्राम बनाया जा सकता है जल्दी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम बिफोर अप्लाइंग देम ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज बल्क ऑफ डाटा. किसी भी एल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले हमें उसकी एफिशिएंसी का पता होना चाहिए कि बड़े डाटा पे अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये एफिशिएंट भी है एल्गोरिदम या सिर्फ हमारा टाइम ही कंज्यूम करेगी. एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बड़े सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो लेट अस सी कौन कौन से फैक्टर्स हैं. इंटरनल फैक्टर्स, दे स्पेसिफाई एल्गोरिदम्स एफिशिएंसी, टाइम रिक्वायर्ड टू रन, कितना टाइम लगेगा किसी एल्गोरिदम को रन करने में, स्पेस और मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन. टाइम और स्पेस ये दो फैक्टर्स जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं किसी एल्गोरिदम के, जो कि उसकी एफिशिएंसी हमें बताएगा. अब कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं जो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है, रोक सकता है या भी कह सकते हैं बाधा पैदा कर सकता है. वो क्या है, क्या फैक्टर्स हैं वो. साइज ऑफ द इनपुट टू द एल्गोरिदम. अगर एल्गोरिदम को आपने इनपुट जो आप दे रहे हैं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तब भी आपका एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस है वो डाउन चला जाएगा. स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच इट इज़ रन. भैया एल्गोरिदम तो अच्छी है लेकिन आपके कंप्यूटर की स्पीड कम है, ठीक है, तो आपका एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा. क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर, तो जिस कंप्यूटर पे आप चला रहे हैं उसकी क्वालिटी भी मैटर करेगी. तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को बाधित करते हैं, ठीक है, तो इनको ठीक किया जा सकता है. तो हम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आगे स्टडी करेंगे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी. कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी. कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या है. द टर्म कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, कंप्यूटेशन एंड कम्प्लेक्सिटी. कंप्यूटेशन इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड एंड एल्गोरिदम टू सॉल्व देम. कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होनी है और जो एल्गोरिदम्स उनको सॉल्व करेगी. कंप्यूट का मतलब ये होता है गणना, गिनती करना, ठीक है. कंप्लेक्सिटी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फैक्टर्स टू डिटरमिन हाउ मच रिसोर्स इज सफिशिएंट नेसेसरी फॉर दिस एल्गोरिदम टू रन एफिशिएंटली. तो कंप्लेक्सिटी उसकी परफॉर्मेंस बताएगी, ठीक है. इसमें हम उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे, उन फैक्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे जो
हमें बताएगा कि कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने साधन चाहिए हमें कि इस एल्गोरिदम को एक अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चलाया जा सके। ठीक है जी। तो कम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस हमें बताती है। और वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? द रिसोर्सेज जनरली इंक्लूड टाइम टू रन द एल्गोरिदम। अगर एल्गोरिदम कितना टाइम ले रही है उसको हम बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस नीडेड टू रन द एल्गोरिदम, कितना स्पेस चाहिए किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए, उसको बोलेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इफेक्टिवनेस एक नया टर्म है। इफेक्टिवनेस मीन्स दैट द एल्गोरिदम कैरीज आउट इट्स इंटेंडेड फंक्शन करेक्टली। किसी एल्गोरिदम को इफेक्टिव कब बोलेंगे? हाउ वी कैन से दैट एल्गोरिदम इज इफेक्टिव? उसको इफेक्टिव तब बोलेंगे अगर उसको जो भी टास्क दिए गए हैं, जिस काम के लिए वो बनाई गई है, वो उसको सही ढंग से कर पा रही है, तो वो एल्गोरिदम एक इफेक्टिव एल्गोरिदम है। ठीक है। एफिशिएंसी किसको कहेंगे? एफिशिएंसी मीन्स द एल्गोरिदम मस्ट बी करेक्ट विद बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी का मतलब है कि एल्गोरिदम कम से कम इन जो है कंपैरिजंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दें। ठीक है। तो एफिशिएंट एल्गोरिदम वो है with this gives correct result with best possible performance। अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी की परफॉर्मेंस जो है आपका एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस को मेजर करता है। द टर्म इज बिग ओ नोटेशन। ठीक है। बिग ओ नोटेशन है क्या है? इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट एन एल्गोरिदम्स ग्रोथ रेट। ये किसी भी एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट बताती है। द ग्रोथ रेट डिटरमिन्स द एल्गोरिदम्स परफॉर्मेंस व्हेन इट्स इनपुट साइज ग्रोज। तो ग्रोथ रेट क्या है? ये हमें किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा जब उसका इनपुट साइज बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम इनपुट को, किसी एल्गोरिदम को इनपुट ज़्यादा देते जाएंगे तो उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। ठीक है। थ्रू Big O, the upper bound of an algorithm performance is specified। तो Big O नोटेशन के जरिए हम किसी भी एल्गोरिदम का अपर बाउंड निकालते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, उसका साइज कितना इंक्रीज करेगा। एग्जांपल देखते हैं। Big O ऑफ n स्क्वायर, अगर हम किसी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी को हम बोलते हैं, कम्प्लेक्सिटी इज Big O ऑफ n स्क्वायर, इट मीन्स the algorithm will carry out its task taking at the most n square steps for input size n। यानी कि अगर हम input size हमारा n है तो एल्गोरिदम मैक्सिमम जो स्टेप्स लेंगे वो होंगे n स्क्वायर। सो हम इसको डिनोट करेंगे Big O ऑफ n स्क्वायर। द Big O नोटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टू एल्गोरिदम। ठीक है। तो Big O नोटेशन किसी भी दो एल्गोरिदम को कंपेयर करने में काफ़ी यूजफुल हमारी रहेगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वन हैज़ कम्प्लेक्सिटी ऑफ Big O n स्क्वायर एंड अदर हैज़ कम्प्लेक्सिटी Big O ऑफ 2 raised to power n। अब हमारे पास मान लीजिए दो एल्गोरिदम है, एक की कम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर और दूसरी की कम्प्लेक्सिटी है Big O ऑफ 2n। वी कैन कंपेयर द नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट साइज। ठीक है। अब हम एक कंपैरिजन चार्ट देखेंगे जिसमें कि हम एक एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, दूसरी की कम्प्लेक्सिटी 2 raised to power n है, और ये स्टेप्स हम दे रहे हैं। ठीक है। और अलग अलग साइजेस के लिए एक कंपैरिजन चार्ट बनाया गया है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे साइज n, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। 10, 20, 40, 100, 400। और कम्प्लेक्सिटी, अगर किसी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, ठीक है, अब नंबर ऑफ इनपुट स्टेप्स साइज उसका 10 है तो n स्क्वायर आप देखिए 100 हो जाएगा। 20 के लिए 400, 40 के लिए 1600, 100 के लिए 10,000, 400 के लिए, ठीक है, आपके पास ये आ गया, टर्म आ गई। ठीक है। 1,60,000। तो n स्क्वायर की कम्प्लेक्सिटी के लिए आप देखेंगे आपके पास ये साइज बनेगा। अब यही मान लीजिए किसी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी है 2 raised to power n, स्टेप्स सेम रहेंगे। ठीक है। अब आप देखिए कंपैरिजन करके, यहाँ पे सिर्फ 100 है और यहाँ पे 1024, 400 है, एक बड़ी टर्म है 1600, 10 raised to power 12। ठीक है। यहाँ पे देखिए डाटा बहुत बढ़ गया है और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी। ठीक है।
तो इसको देख के तो हमें यही लग रहा है, ठीक है, इस चार्ट को देख के हमें क्या लग रहा है कि n स्क्वायर बिग O ऑफ n स्क्वायर जो उसकी जिस भी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, ठीक है, वो आपकी इसके 2n के मुकाबले सही है, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ स्टेप्स मोर इज़ द टाइम टेकर, जितने आपके स्टेप्स बढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही टाइम आपका जो है वो ज़्यादा लगेगा। एंड लेसर इज़ द परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती जाएगी। सो यू कैन से दैट परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल क्लॉक टाइम, ठीक है। किसी भी एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी कम परफॉर्मेंस हमारी आएगी, ओके। प्रोग्राम्स विद बिगर ओ रन स्लोअर देन द प्रोग्राम विद अ स्मॉलर ओ, ठीक है। तो प्रोग्राम जिनका आप देख रहे हैं कि बिगर ओ जो है वो स्लो चलेंगे और जो स्मॉलर ओ के साथ हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इन कंपैरिजन टू बिग ओ। अब जब हम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे उसमें हम एक टर्म है डोमिनेंट टर्म, भी किसका दबदबा है, ठीक है, जिसका दबदबा रहेगा हम केवल वो टर्म रखेंगे डोमिनेंट टर्म। इफ़ एन एल्गोरिदम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n हैज़ परफॉर्मेंस, अगर कोई एल्गोरिदम है जो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है जिसकी परफॉर्मेंस, जैसे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, देन मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस विल बी ऑफ an स्क्वायर, ठीक है। अगर n की वैल्यू पे सारी की सारी परफॉर्मेंस बेस्ड है तो सबसे ज़्यादा जो टर्म डोमिनेटिंग है वो है an स्क्वायर इस इक्वेशन में। दिस टर्म इज़ डोमिनेंट टर्म फॉर लार्ज n। जैसे जैसे इनपुट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हम ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के लिए सिर्फ डोमिनेंट टर्म ही इंक्लूड करते हैं। फॉर लार्ज n ओनली डोमिनेंट टर्म इज़ इंक्लूडेड इन बिग O, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स का अब हमारा पास ग्रोथ रेट बताया गया है, कॉमन ग्रोथ रेट ऑफ सम एल्गोरिदम्स, और टाइम कम्प्लेक्सिटी है और कुछ एग्जांपल्स दिए गए एल्गोरिदम की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी कब होती है। जैसे बिग O ऑफ 1 इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज़ कांस्टेंट एडिंग टू द फ्रंट ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। किसी लिस्ट में जब भी कोई एलिमेंट आगे ऐड होगा तो आपको पता है कि एक ही एलिमेंट है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। बिग O ऑफ log n, तो कम्प्लेक्सिटी लॉग में कब आएगी, when we are finding an entry in a sorted array। अगर किसी sorted array में हमें कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी विल बी लॉगरिथमिक कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n। और अगर हमें फाइंड आउट करना है बिग O ऑफ n, कम्प्लेक्सिटी इज लीनियर फाइंडिंग एन एंट्री इन एन अनसॉर्टेड एरे। अगर हमारी एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, उसके अंदर हमें कोई एंट्री फाइंड आउट करनी है, द कम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर। नेक्स्ट कम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n log n। n log n इज सॉर्टिंग n आइटम्स बाय डिवाइड एंड कंकेयर, ठीक है। हम क्या करते रहेंगे डिवाइड एंड कंकेयर में, जैसे आपने सीखा कि बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, आप मिड निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर उस एरे का मिड निकालते हैं एंड सो ऑन आप करते जाते हैं, ठीक है। तो n log n बिग O ऑफ n स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शॉर्टेस्ट पास बिटवीन टू नोड्स इन अ ग्राफ, बिग O ऑफ n क्यूब, ठीक है, क्यूबिक कम्प्लेक्सिटी है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बिग O ऑफ 2n दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप केवल इनके जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी आप याद रख सकते हैं इनका, ठीक है, आपको उसका निकालना नहीं है कि कम्प्लेक्सिटी आई कैसे है, ये थोड़ा इसके लिए आप ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है, ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। तो किसी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस बनाई है हमने, ठीक है। वो गाइडलाइंस क्या है, 5 गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पीस ऑफ कोड आर। आपके पास कोड दिया गया रहेगा और आपको उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्सिटीज देखते हैं आप, इनपुट डाटा साइज दिया गया है और नंबर ऑफ ऑपरेशन दिए गए हैं, बिग O ऑफ n log n स्क्वायर बिग O ऑफ 2n, ठीक है। तो एक चार्ट ऐसा यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, ठीक है, ग्राफ है यहाँ पे, क्लियर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हम ध्यान में रखें कम्प्लेक्सिटी
फाइंड आउट करते समय लूप्स, कितने लूप्स हैं, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स यानी कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स और लॉगरिथमिक कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इनको हम देखेंगे कैसे हम किसी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। For calculating the complexity, loops play an important role. The running time of loop is at most equal to the running time of the statements inside the loops. किसी लूप को चलने में कितना समय लगेगा वो उतना ही होगा जितनी उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, टेस्ट कंडीशंस को इंक्लूड करके, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इटरेशंस। जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उतनी स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इटरेशन, जितनी टाइम वो लूप चलेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर आई इन रेंज n m इज इक्वल टू m प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और एक हमारे पास यहाँ पर लूप है। ओके, अब लूप आपका कितनी बार, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल द स्टेप्स इन दिस लूप टेक कांस्टेंट टाइम से c। अब एक स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेप्स होंगे इस लूप के अंदर वो एक फ़िक्स टाइम लेंगे। ठीक है, सपोज उस फिक्स टाइम को हम c मान लेते हैं। क्लियर, और आप देखेंगे लूप कितनी बार चलेगा, लूप एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, this loop will execute n times. So the total time the above loop will execute, कितना टाइम इसको लगेगा, it will be calculated as time taken by one step, that is c। ठीक है, हमने एक स्टेप वो जो आपका फिक्स है मान लिया है कि टाइम टेकन कितना है c, तो वन स्टेप के लिए c, नंबर ऑफ स्टेप्स इन दिस लूप, लूप कितनी बार चलेगा n टाइम्स, तो c मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक है, टोटल टाइम इसका कितना हो गया लूप का, c n, दैट इज big O of n। In the above loop executing n times, the body of the loop gets executed n minus 1 times। ठीक है, आपका जो लूप है इसकी बॉडी कितनी बार चलेगी, n minus 1। कंडीशन इवेल्युएट्स टू बी फॉल्स एंड द लूप टर्मिनेट्स विदाउट एग्जीक्यूटिंग द बॉडी। ठीक है, तो आप देखेंगे कंडीशन जब इसकी फॉल्स होगी और लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा बिना बॉडी को एग्जीक्यूट किए गए। ठीक है, तो ये सिंपल केस था लूप को, आपका लूप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में कैसे मदद करता है। सिमिलरली नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड अ लूप इज नेस्टेड लूप। तो टू कंप्यूट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप, एनालाइज इनसाइड आउट, तो अंदर से बाहर की तरफ चलना है आपको। फॉर नेस्टेड लूप टोटल रनिंग टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द साइजेस ऑफ ऑल द लूप्स। तो टोटल रनिंग टाइम कितना होगा आपका, जितने भी लूप का साइज है उसका टोटल रनिंग टाइम का प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लूप है फॉर आई इन रेंज n, तो ये लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा बाहर वाला। ठीक है, उसके अंदर एक और लूप है फॉर j इन रेंज n, सो इनर लूप विल आल्सो एग्जीक्यूट n टाइम्स एंड वी हैव अ फिक्स स्टेटमेंट k इज इक्वल टू k प्लस 1। ऑल दीज स्टेप्स टेक कांस्टेंट टाइम से c। तो फिर से हम मानते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कांस्टेंट टाइम लेगी c। ठीक है जी, तो अब टोटल टाइम एग्जीक्यूट कितना लगेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा सिंपल है। टोटल टाइम इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टाइम टेकन बाय वन स्टेप, दैट इज c। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन द आउटर लूप n, number of steps in the inner loop, that is also n. So total time taken by the nested loops to execute all steps, that is cn square, or we can say the complexity is big O of n square. Third is consecutive statements. To compute the complexity of consecutive statements, simply add the time complexities of each statement. ठीक है, तो क्या करिए, सिंपली टाइम कम्प्लेक्सिटीज को ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेट अस सी, x इज इक्वल टू x प्लस 1, सिंपल स्टेटमेंट है, फिक्स टाइम लेगा। मान लीजिए कांस्टेंट टाइम इसका होगा
C0। फिर एक लूप आया हमारे पास, लूप फॉर आई इन रेंज n m इज इक्वल टू m प्लस 2। तो आपको पता है ये वाली स्टेटमेंट जो है एक फिक्स्ड कांस्टेंट टाइम लेगी, ठीक है। इसको C1 कंसिडर कर लिया और लूप n टाइम्स चलेगा, तो इसका क्या बनेगा NC1, ओके, C1n या NC1। और दूसरा लूप है फॉर j इन रेंज n, इसके अंदर एक और लूप है फॉर k इन रेंज n a इज इक्वल टू a प्लस 1। इस स्टेटमेंट के लिए मान लीजिए कांस्टेंट टाइम लगेगा आपका C2 और ये इनर लूप आपका n टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा C2 इंटू n, ओके। और आपको पता है C2 इंटू n, इसके बाहर एक और n है, तो ये हो जाएगा C2n C2n स्केयर। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका C2n स्केयर। और इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा C1n, ओके। और लास्ट में ये अलग स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा C0। तो सबको ऐड करिए, देखिए कैसे होगा। टोटल टाइम टेकन इज टाइम टेकन बाय स्टेटमेंट व्हेन, दैट इज C0। पहला आ गया आपका C0। टाइम टेकन बाय फर्स्ट लूप, तो ये आपका फर्स्ट लूप है। फर्स्ट लूप क्या करेगा, दैट इज C1 इंटू n, एंड इन द लास्ट another loop, time taken by nested loop is C2n square. Now what we have to do is, while we are adding, we have to consider only the dominant term, okay. So the dominant term here is n square, thus the complexity is big O of n square. In simple programs we can analyze the complexity by counting the nested loops of the program. A single loop over n items yields f of n is equal to n। अगर आपका एक सिंगल लूप है और n टाइम्स वो चलेगा तो आपका क्या रहेगा आउटपुट n। और आपका लूप विद इन अ लूप yields n स्क्वायर। अगर आपका नेस्टेड लूप है तो उसका क्या आउटपुट आएगा n स्क्वायर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर रहेगी। अगर आपका एक लूप है विद इन अनदर लूप इनसाइड अ थर्ड लूप, तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये n क्यूब हो जाएगा। तो सिंपल है, कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स में आप ऐड करते चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। फोर्थ, इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स। टू कंप्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट वी कंसिडर वर्स्ट केस रनिंग टाइम, which means we consider the time taken by the test plus time taken by either the then part of the else part, whichever is larger. So what we will do, we will consider worst case timing। हम देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है कंडीशंस को करने के लिए, प्लस टाइम टेकन बाय द देन पार्ट। इफ पार्ट कितना लगेगा और देन पार्ट में कितना लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे। जो उसका जिसमें से भी जो लार्जर रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। लेट अस सी इफ लेंथ ऑफ लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 2। ये कंडीशन है हमारी एक, ओके। तो मान लीजिए ये कंडीशन चलने के लिए एक फिक्स कांस्टेंट टाइम लेगी, C0 यहाँ पे एक टाइम ले रही है, ओके। और दूसरी यहाँ पे देखिए रिटर्न फॉल्स सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पे मान लीजिए इसका ट्रू पार्ट स्टेप एक कांस्टेंट टाइम लेगा, से C1। एल्स फॉर i इन रेंज n। अब ये लूप है, ये n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद एक टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन एक फिक्स टाइम लेगी, से C2। देन रिटर्न फॉल्स टेक्स कांस्टेंट टाइम, से C3, ठीक है, C3 लेते हैं इसको। द एल्स पार्ट हैज़ अ लूप n टाइम्स विच इन टोटल टेक्स टाइम एज C2 प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाय n। हेयर वी हैव C3, ओके। C2 प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाय n, ओके। टोटल टाइम विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 multiplied by n. So dominant term here, that is only n, considering only dominant term. So simple, calculating the complexity of
if then else statement. Now logarithmic complexity. It means that an algorithm's performance time has an logarithmic factor. इसका मतलब है कि जो आप एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं उसके अंदर एक लॉग का फैक्टर है, जैसे कि एक एल्गोरिथम बिगो ऑफ लॉग एन, इफ़ इट टेक्स अ कांस्टेंट टाइम टू कट द प्रॉब्लम साइज बाय अ फ्रैक्शन यूजली बाय हाफ. अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? एन एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिथमिक कम्प्लेक्सिटी इज़ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. आप देखते हैं कि बाइनरी सर्च के अंदर हर एक केस में आपका जो प्रॉब्लम साइज है वो आधा रह जाता है, ठीक है. बट द परफॉर्मेंस इजंट ऑलवेज डिज़ायरेबल. लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा जो है वो आपकी सही नहीं आती हैं. कैसे? देयर कैन बी ट्रेड बिटवीन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड डिबगिंग. कोई कैसे समझता है, लिखता है, या कैसे डिबग करता है उस पर डिपेंड करेगा. एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड space. So maximum performance is not always desirable. However, it is still useful to compare the performance of different algorithms even if the optimum algorithm may not be adopted. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है हमारे पास लॉगरिथमिक कम्प्लेक्सिटी. तो उसमें ध्यान क्या देना है आपने. इन द गिवन सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल फॉर लूप्स द स्लोएस्ट ऑफ देम डिटरमिन्स द बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम. मान लीजिए आपके सीक्वेंस के अंदर लूप्स दिए गए हैं, एक के बाद एक लूप दिए गए हैं, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट लूप आपका चलेगा वो आपके प्रोग्राम का बिहेवियर बताएगा कि आपका प्रोग्राम कितनी देर में चलेगा. टू नेस्टेड लूप्स फॉलोड बाय अ सिंगल लूप. मान लीजिए आपके पास एक सिंगल लूप के बाद दो नेस्टेड लूप हैं, ठीक है. इट इज़ सेम एज नेस्टेड लूप अलोन. ध्यान से देखिए फिर से. टू नेस्टेड लूप्स फॉलोड बाय अ सिंगल लूप. दो नेस्टेड लूप हैं उसके बाद एक सिंगल लूप है, तो वो सेम रहेगा. मान लीजिए आपके पास नेस्टेड लूप्स अकेला है. क्यों? बिकॉज द नेस्टेड लूप्स डोमिनेट द सिंपल लूप. क्योंकि जो आपका नेस्टेड लूप है वो सिंपल लूप के ऊपर डोमिनेटिंग टर्म रहेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं. बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी, इट इज़ द फंक्शन डिफाइंड by the minimum number of steps taken on any instant of size n. तो बेस्ट केस क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर काम करेगा अगर इनपुट साइज n है. इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व पासिंग थ्रू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ईच कॉलम. अगर हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये एक ऐसी कर्व पास करेगा, ठीक है, जो कॉलम के लोएस्ट पॉइंट से पास करेगा. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं. मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रॉब्लम साइज और स्टेप्स के बीच में, तो आपका बेस्ट केस जो है, बेस्ट केस आपका एक देखिए यहाँ पे ये वाली जो कर्व है आपकी, ये कर रही है लोएस्ट पॉइंट जो आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, इन कॉलम्स के लोएस्ट पॉइंट्स के बीच में से ये कर्व आपका पास कर रहा है. यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी. एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज n. तो ये किसी भी प्रॉब्लम का एवरेज टाइम आपको बताता है, एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम बताएगा. ठीक है, तो एवरेज केस आप देखिए किसी प्रॉब्लम का, ये बीच वाली का हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी है. वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, इट इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज n. तो ये आपका फंक्शन क्या है? ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम कितना टाइम कोई भी एल्गोरिदम जो है वो ले सकती है. इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व पासिंग थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईच कॉलम. अब देखिए हर कॉलम के हाईएस्ट पॉइंट्स में याद है, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है. तो इन सब कॉलम्स के हाईएस्ट पॉइंट से ये कर्व पास कर रहा है. ठीक है,
और वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी में हमें और क्या जानने को मिलता है, ये इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का अपर बाउंड रनिंग टाइम क्या रह सकता है। और एक चीज़ हमें बताएगा, दिस एल्गोरिदम वॉन्ट टेक टाइम मोर देन दिस टाइम। तो मैक्सिमम टाइम इसने बता दिया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये है बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स। अब कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट। कहता है कि एक कोड दिया गया है, इसकी आप बताएं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो ये देखिए फॉर लूप है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, देन अगेन प्रिंट स्टेटमेंट, फॉर लूप, सिंपल स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। लेट अस सी, because it is a loop, it will execute n times, loop 1 will repeat n time. This is a statement, it will take a fixed constant time, say c0, again a statement, it will take a constant time c1. Similarly for loop 2, if it is executing m number of times, let us see, in second statement it takes a constant time, say c2. For this statement it takes a constant time, say c3. Now total time what will it take? It is n multiplied by c0 plus c1. For first loop it is c0 plus c1 multiplied by n. For second loop c2 plus c3 multiplied by m. Now add both of these. It is, अब ये जो आपके देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हमने कांस्टेंट जो माने थे c0 प्लस c1, इट इज़ अ कांस्टेंट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल C1 से और यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कैपिटल C2 से। ओके, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टाइम। सो द कम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n+1। तो ये मैक्सिमम टाइम चलेगा, इससे ज़्यादा टाइम ये एल्गोरिदम आपका नहीं लेगा। तो दिस इज़ द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड। Another question, what is the worst case complexity of the following code having a nested loop followed by a single loop। तो देखिए एक nested loop है, उसके बाद एक single loop है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि एक nested loop single loop के nested loop है, उसके बाद एक single loop है, तो आपका जो डोमिनेटिंग टर्म रहेगा वो आपका nested loop के कारण रहेगा। तो फिर भी देखते हैं इसको। फॉर i इन रेंज n, फॉर j इन रेंज n। तो एक लूप आपका नेस्टेड है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। फॉर k इन रेंज n, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। अब ये बाहर वाला लूप आप देखिए, आउटर लूप, इट विल रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स। n नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। इनर लूप विल आल्सो एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ टाइम्स। It will take a constant time, say c0. So c0 multiplied by n, c0 n. Okay. Next, for k in range n, sequence of statements. So take up constant time, say c1. Total time taken n multiplied by n plus c0 plus n c1. This is the worst case timing, that is c0 n square plus c1 n. So considering here only dominant term, that is big O of n square. So I hope this topic is clear now. It will be very much clear with the help of practice questions. Thank you.